हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स, मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ डिस्कस करेंगे। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। मास के लिए हम लिखेंगे m। इसी तरह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, लेंथ के लिए आएगा l से रिप्रेजेंट करेंगे हम लेंथ के लिए। लेंथ का मतलब है कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे उसको आपने लेंथ नाम दिया हो, ब्रेथ दिया हो, हाइट दिया हो, डेप्थ दिया हो, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशन के लिए। अभी थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा कि डायमेंशन से क्या मतलब है हमारा। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम। टाइम का जहाँ भी हमें किसी फॉर्मूले में टाइम आएगा और डायमेंशन फॉर्मूला लिखना होगा तो हम T लिखेंगे। 3 तो ये है, बाकी 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज और हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर, और हम इसको A से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम A लिखेंगे। उसके बाद है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कहीं भी आएगा हम उसको K से लिखेंगे, K फॉर केल्विन। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या थी? मोल, तो हम इसको लिखेंगे MOL, मोल। और एक और क्वांटिटी थी, वो था आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला थी उसकी यूनिट, इसको हम लिखते हैं CD से। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, और इन्हीं से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के भी डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे मैंने बताया, मास के लिए m लिखेंगे। किसी भी तरह की लेंथ हो यानी डिस्टेंस हो, चाहे वो लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, जो भी आपने उस डिस्टेंस को नाम दिया है उसको L से लिखेंगे, टाइम को T से, और इस तरह से सभी को आप लिख सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। एरिया क्या होता है? स्क्वायर के लिए लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ इंटू लेंथ, और अगर कोई रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया, मान लीजिए ये है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया को मैं A से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो लेंथ का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला? L, और ब्रेथ का भी क्या होगा? L। मैंने बताया था किसी भी तरह की डिस्टेंस हो, चाहे आपने उसको लेंथ नाम दिया है, ब्रेथ नाम दिया है, हाइट दिया है, उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो L इंटू L, L स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वॉल्यूम को मैं V से लिख देता हूँ। तो लेंथ को भी L से करोगे आप रिप्रेजेंट, ब्रेथ को भी L से, हाइट को भी L से, तो क्या हो गया? L क्यूब। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम।
मान लो आपको डेंसिटी का निकालना है। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को इस सिंबल से लिख देते हैं, रो बोलते हैं इसको, रो, RHO, रो। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m है। वॉल्यूम का क्या है? L³ है। तो ये आ गया आपका ml-3। तो आप देख सकते हैं कि सभी क्वांटिटीज का हम जो डायमेंशन फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख सकते हैं। तो ये तो है डायमेंशन फॉर्मूला, ऐसे जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पे आ रही हैं, m आ रहा है, l आ रहा है, कुछ आगे जो क्वांटिटीज और हम डिराइव करेंगे उनमें t भी आएगा, a भी आएगा, k भी आएगा। तो इनकी जो पावर है, जैसे इसमें m की पावर 1 है, l की पावर -3 है, इन पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी। कौन सी? इस क्वांटिटी के डायमेंशन। जैसे अगर मैं यहां कहूं तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास। 1 इन मास क्यों? क्योंकि मास की पावर क्या है? यहां 1 है, m लिखा हुआ है। m का मतलब क्या है? m की पावर 1। तो डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। आपसे कोई पूछे कि टाइम में क्या होगा? टाइम तो यहां है ही नहीं, तो 0 इन टाइम। ओके, तो पहले हम डायमेंशंस की डेफिनेशन लिखते हैं। डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी are the powers to which the fundamental quantities must be raised, to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity. Okay. For example, dimensions of density are 1 in mass and -3 in length। तो ये जो पावर है फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उन पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस ऑफ दिस क्वांटिटी। यहां पर जो भी क्वांटिटी होगी, तो हम और भी क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला निकाल कर देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड होता है लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेंथ के लिए आप L लिखोगे और टाइम के लिए T। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? LT-1। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो उसका भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को भी आप L से लिखोगे तो वो भी LT-1। इसी तरह से एक्सेलरेशन, ये होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी का है LT-1 और टाइम का है T। तो ये क्या हो गया? L, ये पावर ऊपर जाके माइनस की होगी तो -2 हो जाएगा ऊपर T की पावर, तो
तो LT -2। इसी तरह फिर आप फोर्स का निकाल लो। फोर्स क्या होता है? MA, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये A क्या है? एक्सेलरेशन। तो मास के लिए M और एक्सेलरेशन के लिए LT -2, जो आपने ये अभी निकाला है। तो ये हो गया ML T -2, ML T -2। ओके, मैं इसको अब इरेज कर देता हूं। चलिए कुछ और क्वांटिटीज के निकालते हैं, जैसे वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, MLT -2, MLT -2, और डिस्टेंस का होता है L। तो ये हो जाएगा L इंटू L, L स्क्वेयर T -2। ओके, वेल जिन बच्चों को अगर ये पावर कैसे ऐड हो रही है नहीं समझ आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। A की पावर P इंटू A की पावर Q, यानी ये सेम होना चाहिए नीचे A। तो ये होगा A की पावर P प्लस Q, और A की पावर P डिवाइड बाय A की पावर Q, इसमें भी A सेम है दोनों के लिए। तो ये होगा A की पावर P माइनस Q। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 है P की जगह, यहाँ Q की जगह भी 1 है, तो 1 + 1 2। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो, बेस क्या है? ये A, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी भी वर्क डन के इक्वल ही होती है। तो एनर्जी का भी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो mL² T -2 होगा। चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी एनर्जी, हीट एनर्जी, सबका डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा, mL² T -2। ऐसे ही एक टर्म होती है प्रेशर। ये होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है mLT -2, mLT -2, और एरिया का क्या है? L² है, हमने कैलकुलेट किया था पहले। तो ये क्या हो जाएगा? L की पावर क्या हो जाएगी? 1 - 2 -1, और T की पावर -2। तो ये होगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। तो इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज के हम डायमेंशन फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। अब आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी टेबल दी है जिसमें कम से कम 60 या उससे ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे? क्या आप इतने सारे याद करोगे? ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, आपको रट्टा नहीं लगाना है उनका। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, हम डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्यों निकाल पाए? क्योंकि हमें पता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है।
स्पीड का निकाल पाए क्योंकि ये फॉर्मूला पता है, लेंथ बाय टाइम। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम। फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है फिजिकल फॉर्मूलाज, ये है, ये है, ये है। तो हम ये डायमेंशन फॉर्मूला इसलिए निकाल पाए क्योंकि हमें ये फिजिकल फॉर्मूला पता है। अगर हमें ये फिजिकल फॉर्मूला ना पता हो तो फिर हमें रटने पड़ेंगे सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूला, और कोई इलाज नहीं है फिर हमारे पास। तो रटना तो अच्छा आइडिया नहीं है, और ना ही इतने आप रट पाओगे, और अगर रट भी लोगे तो याद नहीं रहेंगे लंबे टाइम तक। तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ आपके स्कूल के टीचर कहें कि पहले 20 याद कर लो टेबल में से, 30 याद कर लो, या कुछ कहेंगे कि ये कुछ इम्पोर्टेंट है 15-20 लिखवा देंगे, ये याद कर लो। तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये करना है कि जब आप टेबल देखोगे अपनी बुक में डायमेंशन फॉर्मूला की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल फॉर्मूला होंगे जो आपने आज तक पढ़े ही नहीं, तो इसलिए वो आपको पता भी नहीं है। लेकिन जैसे एरिया का है, डेंसिटी का मास बाय वॉल्यूम होता है, स्पीड लेंथ बाय टाइम होता है, ये आपने पढ़े हैं तो इसलिए ये आपको पता है, और इस वजह से इनके डायमेंशन फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट भी कर पा रहे हो। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा तो वो जो फिजिकल फॉर्मूलाज जो आपको नहीं पता, जो उस टेबल में दिए हुए हैं, वो आपके सिलेबस में आएंगे, और जब वो आपके सिलेबस में आएंगे आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे ही आपको ये याद हो गया डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, स्पीड लेंथ बाय टाइम है, और जब वो फॉर्मूला याद हो जाएंगे तो उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी इसी तरह निकालना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अभी जितने फिजिकल फॉर्मूला पता है उनके आप प्रैक्टिस करो, निकालो। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाकी क्वांटिटीज़ के फिजिकल फॉर्मूला आपके सिलेबस में आते जाएंगे और आपको याद होते जाएंगे, तो आपके डायमेंशन फॉर्मूला आप अपने आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको आपको रटना नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अभी आप फिर भी चाह रहे हो कि मैं अभी इसी चैप्टर में थोड़े से ज़्यादा कर लूँ, तो आपको डायरेक्टली डायमेंशन फॉर्मूला नहीं रटना। आपको क्या करना है, ये फिजिकल फॉर्मूला पढ़ना है और उससे ये डिराइव करना खुद से फिर डायमेंशन फॉर्मूला। आप फिजिकल फॉर्मूला याद कर लो अगर करने हैं तो, क्योंकि वो आगे सिलेबस में आपके काम आएंगे। ये डायरेक्ट रटा हुआ आपके काम नहीं आएगा। तो ये आपको इस तरीके से इस टॉपिक को मैनेज करना है। चलिए कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला अब हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक और क्वांटिटी होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी ये भी आपने आज तक नहीं सुना होगा। ये होता है एनर्जी डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम ऐसे ही लिखेंगे, मोस्टली जगह पे टेम्प लिख के डॉट लगा देंगे, मतलब टेम्परेचर है इसका मतलब। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, ये रहा ml² T-2, और टेम्परेचर के लिए मैंने लिखवाया था K, तो ये हो जाएगा ml² T-2 K-1। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वांटिटी है चार्ज। चार्ज का कैसे निकालोगे आप, तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। करंट के डायमेंशन फॉर्मूला A है, टाइम का T है, तो ये हो जाएगा AT। इसी तरह से एक और है क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये होता है पोटेंशियल POT डॉट, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। अब एनर्जी तो किसी भी टाइप की हो, डायमेंशन फॉर्मूला यही होता है ml² T-2, तो ml² T-2, और चार्ज का मैंने अभी अभी निकाला है, ये रहा A × T, तो ये हो जाएगा आपका ml²
टी की पावर -2 है, ये भी ऊपर जाके माइनस, तो -3 a -1। ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही कई बार आपको इस टाइप से भी क्वेश्चन मिल जाता है कि आपको एक फॉर्मूला दे दिया और उसमें से किसी भी एक पैरामीटर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको निकालने के लिए कह दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया F = G m1m2/r²। F फोर्स है, m1m2 मास है और r है ये डिस्टेंस है। यहाँ जो G है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर से मैं बता रहा हूं, F फोर्स है आपका, m1 m2 मास है 2 और r क्या है, डिस्टेंस है। तो G का इस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि G है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो यहां से इस फॉर्मूले से G क्या आ रहा है, ये आ रहा है F(r²/m1m2). ये आ गया G यहां से। अब इनके डायमेंशन फॉर्मूला की वैल्यू रखो। फोर्स का होता है mL(T-2), हमने अभी डिराइव किया था फोर्स का। r², r क्या है, लेंथ, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला L होगा, तो L² हो गया, इसका r² हो गया तो L²। और m1 m2, m1 का मास का m, m2 ये भी मास है तो m, तो ये हो गया नीचे m² और ऊपर m, यानी एक m इससे कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो गया m-1 L³ 1 + 2, 3 पावर होगी L की, और T-2। तो ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। इसी तरह से जैसे एक और H, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है E = h/μ। E है एनर्जी, E क्या है, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला ये है। म्यू होता है 1/टाइम, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जो म्यू का डायमेंशन होगा वो 1/टाइम का होगा। तो H का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो आप। तो H का कैसे निकालेंगे, E/μ। E का है mL²T-2 और म्यू का क्या है, 1/टाइम यानी T-1। 1/टाइम तो यही हुआ ना, T-1, तो ये /T-1। तो ये T-1 जो नीचे माइनस का ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का। तो इसका H का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, mL²T-2 + 1, ये -1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 1 -1। ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे ही आपका एक और है K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका कैसे निकालें, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है E = kT। E एनर्जी है, T टेम्परेचर है। E एनर्जी है, T टेम्परेचर है, तो K का क्या हो जाएगा, E/T। E का है mL²T-2 है डायमेंशन फॉर्मूला, और टेम्परेचर का K से लिखते हो आप, तो ये हो जाएगा mL²T-2 K-1। mL²T-2 K-1।
ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये इसमें ध्यान रखना, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये के टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम जो क्वांटिटीज़ हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं। इरेज करूँ पहले इसको। आपके पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होंगी, एक जिनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो सकती है, एक जिनकी चेंज नहीं हो सकती। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। प्लैंक्स वैल्यू कांस्टेंट है, जो उसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होती, तो वो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं। दूसरी क्वांटिटीज़ हैं जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, ये चेंज हो सकती हैं टाइम के साथ, तो इनको कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटीज। अब ये जो क्वांटिटीज हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, इनके डायमेंशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी। मान लीजिए एक वेरिएबल है, उसके डायमेंशन है तो हम कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल, और अगर नहीं है तो हम कहेंगे डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसी तरह कांस्टेंट के लिए डायमेंशंस हैं तो डायमेंशनल कांस्टेंट, और अगर डायमेंशंस नहीं है तो डायमेंशन लेस कांस्टेंट। चलिए अब डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल क्या होगा? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, कांस्टेंट ना हो, और डायमेंशंस भी नॉन जीरो हों, तो उसको कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल। द फिजिकल क्वांटिटीज which have dimensions and variable values are called dimensional variables, dimensional variables. For example, area, speed, acceleration, फोर्स, ये सब क्या है? इनके डायमेंशंस नॉन जीरो हैं और इनकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है, तो ये सब क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल। दूसरे हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, यानी इनकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन डायमेंशन होंगे जीरो। ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज have zero dimensions and variable value. The physical quantities, यहाँ एक वर्ड हो रहेगा, which have zero dimension and variable value
आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एंगल, कैसे? थीटा होता है एल बाय आर, लेंथ का भी एल, रेडियस का भी एल, तो ये क्या आ गया? L0। तो इसका देखो कोई डायमेंशन नहीं है, मास भी नहीं आ रहा है इसमें, टाइम भी नहीं आ रहा, लेंथ का भी 0 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनलेस। लेकिन एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है टाइम के साथ, तो ये इसलिए क्या हुआ? डायमेंशनलेस वेरिएबल। इसी तरह से मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है जैसे आप लेंस से किसी चीज़ को मैग्नीफाई करके देते हो, तो उस लेंस की मैग्निफिकेशन क्या होगी? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब साइज भी लेंथ की डायमेंशन होंगे या एरिया के होंगे, इसी तरह से साइज ऑफ इमेज के भी जो डायमेंशन होंगे एरिया या लेंथ के होंगे, और इसी तरह से साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के भी एरिया या लेंथ के होंगे। अगर इमेज का एरिया में होगा तो ऑब्जेक्ट का भी एरिया में होगा, अगर साइज इमेज का लेंथ में होगा तो ऑब्जेक्ट का भी लेंथ में होगा, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, एरिया बाय एरिया कैंसल आउट होगा या फिर लेंथ बाय लेंथ। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन भी क्या है? एक डायमेंशनलेस वेरिएबल है। उसके बाद है कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट। जैसे हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, उसका डायमेंशन फॉर्मूला 0 नहीं था। प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़ा था, उसका भी डायमेंशन फॉर्मूला 0 नहीं था। तो नेक्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा? ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायमेंशंस एंड कांस्टेंट वैल्यू। A physical quantity which had dimensions and constant value. A physical quantity which has dimensions but constant value. Example, gravitational constant जिसको आपने G से लिखा था, और प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको आपने H से लिखा था, एटसेट्रा। और लास्ट है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस means 0 dimensions and constant value. A physical quantity which has no dimensions, कोई डायमेंशन नहीं है इसके, and constant value. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 या 22/7। तो इसके कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर के तो कोई डायमेंशन होते ही नहीं है, तो ये क्या है? डायमेंशनलेस है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 22/7। इसी तरह से कोई भी नंबर है, एनी रियल नंबर, वो भी क्या होगा? उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा और उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाली, नंबर तो जो है वही रहता है। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल है, ये भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। अब हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ
डायमेंशनल एनालिसिस। हम ये जो डायमेंशंस पढ़ रहे हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कन्वर्टिंग वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हमने जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे FPS, CGS, SI और MKS। हम यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है SI और MKS में कोई फ़र्क ही नहीं है, दोनों सेम है। उसमें भी मास लेंथ टाइम का मीटर किलोग्राम सेकंड है और SI में भी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखो दोनों सेम नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। SI में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी MKS में सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जबकि SI में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री भी हैं। ओके, तो SI एंड MKS आर 2 different system of units. MKS has only 3 fundamental quantities and their 3 fundamental units, and SI has 7 fundamental quantities and their 7 fundamental units. ओके, तो अब हम एप्लीकेशंस करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। एप्लीकेशंस of dimensional analysis। सबसे पहली एप्लीकेशन है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम of units to another system of units। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि कोई भी क्वांटिटी है उसकी वैल्यू CGS में दे दी और आपसे पूछा जाए MKS में बताओ, लाइक 500 सेंटीमीटर, ये CGS में हो गया। MKS में क्या होगा 5 मीटर। तो 500 सेंटीमीटर, 500 एक नंबर हो गया N1 मान लो, सेंटीमीटर एक यूनिट हो गई U1, इक्वल टू 5 मीटर, 5 अनदर नंबर N2 एंड मीटर अनदर यूनिट U2। तो यानी किसी भी क्वांटिटी को हम N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ऐसे लिखेंगे। जो एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा उसमें मास लेंथ टाइम की यूनिट्स अलग होंगी। जैसे CGS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, मास की ग्राम है, टाइम की सेकंड है। MKS में मास की किलोग्राम है, लेंथ की मीटर है, टाइम की सेम है सेकंड। तो अलग अलग यूनिट्स हैं क्योंकि अलग अलग सिस्टम में। तो मान लीजिए इस सिस्टम में मास की ले लेता हूँ M1, लेंथ की L1, टाइम की T1, लेकिन डायमेंशंस तो सेम आएंगे। डायमेंशंस मान लो ABC। और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में मास की L2, लेंथ की मास की M2, लेंथ की L2, टाइम की T2, डायमेंशन सेम रहेंगे ABC। क्योंकि जैसे एनर्जी है मान लो ये क्वांटिटी, तो एनर्जी तो आप किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखो, कोई सी भी एनर्जी लिखो, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा mL²T-2। तो ABC की जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा किसी भी क्वांटिटी के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी सेम रहेंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं N1 इंटू
m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इक्वल टू n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब यहाँ से अगर आपको n1 निकालना है तो इनको इधर ले जाओ, और n2 निकालना है तो ये तीनों को इधर ले आओ। मान लीजिए आपको n2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, n1 इंटू m1 की पावर a डिवाइड बाय m2 की पावर a, l1 की पावर b डिवाइड बाय l2 की पावर b, और इसी तरह से t1 की पावर c बाय t2 की पावर c। ये हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो n2 इक्वल टू n1 m1 बाय m2 पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, और t1 बाय t2 की पावर c। और फिर इसमें m1 l1 t1 m2 l2 t2 और a b c की वैल्यूज रख के सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे, ये मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूं, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन क्या है और डाइन क्या है? न्यूटन SI यूनिट है किसकी? फोर्स की। और डाइन क्या है? CGS यूनिट, ये भी फोर्स की। ऑब्वियसली फोर्स को फोर्स में ही कन्वर्ट कर सकते हो आप, किसी और में नहीं कर सकते। तो यानी आपको क्या करना है, SI से CGS में कन्वर्ट करना है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mL/T-2, ये होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया था। इसको आप लिख दो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो इससे क्या आ गया, a की वैल्यू 1, क्योंकि इधर m की पावर क्या है, 1 है, और सॉरी l की पावर b इधर, और इधर l की पावर क्या है, 1 है। भाई m को आप क्या लिख सकते हो, m की पावर 1, l को क्या लिख सकते हो, l की पावर 1, यानी यहाँ पर b क्या है, 1 है, और t की पावर इधर c है, इधर -2 है, तो c की वैल्यू -2। तो पहले तो आपको a b c की वैल्यू निकालनी है। फिर क्या करना है, ये SI सिस्टम दिया हुआ है और ये CGS सिस्टम दिया हुआ है इधर। SI में देखो, इसमें कौन कौन से क्वांटिटीज आ रही है, मास, लेंथ, टाइम। तो SI में मास, इसको m1 l1 t1 मान लेंगे, इसको m2 l2 t2। तो SI में मास की यूनिट क्या होती है, 1 किलोग्राम, लेंथ की 1 मीटर, और टाइम की 1 सेकेंड। जो वेरिएबल इसमें आ रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, 3 आ रहे हैं, तो तीनों ही लिखने। मान लो एक और कोई आ रहा होता तो वो भी लिखते। फिर जैसे इसमें CGS में m2 1 ग्राम, l2 1 सेंटीमीटर, t2 1 सेकेंड। CGS में ये होती हैं यूनिट मास, लेंथ और टाइम की। अब आपको 1 न्यूटन यानी n1 दिया हुआ है 1, और कितने डाइन के इक्वल होगा ये पता करना है, यानी n2 आपको निकालना है। तो आप क्या करो, ये फॉर्मूला लगा दो सीधा। तो n2 इक्वल टू n1 इंटू m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, t1 बाय t2 की पावर c। तो n2 इक्वल टू n1 की वैल्यू 1 इंटू m1 है 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम, m2 है 1 ग्राम की पावर a है 1, l1 1 मीटर, l2 1 सेंटीमीटर की पावर b की वैल्यू 1 है, t1 1 सेकेंड, t2 1 सेकेंड की पावर c क्या है, -2।
C क्या है, -2 है। ओके, अब ये वैल्यूज़ रख देते हैं। तो N2 आ गया आपका 1 इंटू 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम डिवाइड बाय 1 ग्राम रेज टू पावर 1। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, और 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, इससे ये, तो ये हो गया 10 रेज टू पावर 3। 1000 क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 3, ये 1 है, इंटू 1 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंटू 100 को 10 रेज टू पावर 2 इंटू ये क्या है 1 हो गया कट के, और 1 की कोई भी पावर हो ये क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आ गया आपका 10 रेज टू पावर 5। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 5 डाइन। ये आ गया आपका कन्वर्जन फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर यूनिट। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल करेंगे हम, और 2-3 एग्जाम्पल और करने के बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा।